यस क्लास, ये लास्ट क्लास के कंटिन्यूशन में ही है बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सारी फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग ऑल दीज एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। हम कैश, बैंक तो ऑलरेडी हमारे पास कैश में है, इसको नहीं करेंगे ट्रांसफ़र क्योंकि हमें इन चीज़ों को रियलाइज़ करके कैश में लाना है। तो ये तो ऑलरेडी कैश है हमारे पास, बैंक में पड़ा पैसा भी कैश की तरह ही है। फिक्टिशियस एसेट्स हमारी एसेट्स नहीं होती हैं। और लोन टू अ पार्टनर, इसका ट्रीटमेंट अलग से किया जाता है। इन एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री है वो अभी मैंने आपको डिस्कस करी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज एसेट्स। अब एसेट्स का अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमारी सारी चीज़ें किस अकाउंट में आ गई? रियलाइजेशन में। अब हमें यहीं से इन एसेट्स को सोल्ड करना और कैश रिसीव करना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल तो बैलेंसेस हैं बेटा, ये तो इनसाइड लायबिलिटी है, इसकी पेमेंट तो बाद में की जानी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल को छोड़ के इनसाइड लायबिलिटी जितनी भी हैं उनमें से जो बाहर की लायबिलिटी हैं हमें उन्हें ट्रांसफ़र करना है। जैसे इसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन में, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम पार्टनर है, यहाँ नीचे दिया हुआ है लेकिन इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको ट्रांसफ़र नहीं करना। ठीक है, ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इन्हें हम, ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम जो हाईलाइटेड नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्लोज करने के लिए, और इसकी पेमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, जो हाईलाइटेड पार्ट है ये तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। ये रिजर्व्स और ये प्रॉफिट्स किस में बढ़ जाते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं, जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चंस में करते आए हैं। और पार्टनर्स के लोन अकाउंट का अलग से हिसाब रखा जाता है, अलग से अकाउंट बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया है या लिया है इसका अलग से अकाउंट बनाया जाता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट सीख रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें अपने अकाउंट को क्लोज करना, एसेट्स को क्लोज करना। सबसे पहले हम क्लोजिंग द एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके कर दी एसेट्स को क्लोज। फिर है फॉर क्लोजिंग द आउटसाइड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज बेसिकली हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, जब उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो आपने इसको क्या करा? क्लोज कर दिया, जो आप कर सकते थे। इसके बाद एक स्पेशल नोट है बेटा आपके लिए, जब कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में और अगर उससे रिलेटेड कोई रिजर्व है या प्रोविजन है तो उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसे हम सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो हम अपनी भाषा में ये कहें, अगर किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व और प्रोविज़न है तो ज़्यादातर हमारी दो ही आइटम आती हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट है और एक डेटर्स हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है बेटा, कभी तो लायबिलिटी साइड में लिखा होगा और कभी कभी क्वेश्चन में डेटर्स में से माइनस करके भी लिखा होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इधर लिखा है तो भी, अगर इधर लिखा है तो भी। ठीक है, तो जितने भी ये रिजर्व्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या प्रोविजन है, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इन्हें क्लोज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो इन्हें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें हमें ट्रांसफ़र करके छोड़ना होता है, क्लोज करना होता है। इसे ट्रांसफ़र करके
अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 स्टेप सीखे। सबसे पहले स्टेप में एसेट्स को क्लोज करो ट्रांसफर करके, फिर लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करो ट्रांसफर करके। फिर तीसरा स्टेप सीखा हमने कि अगर किसी एसेट से रिलेटेड आपके प्रोविजन या रिजर्व्स हैं, इनको भी, ये क्रेडिट हैं तो डेबिट करके इनकी एंट्री करके इनको भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अभी आपने बैलेंस शीट में देखा कि इनको तो क्लोज कर दिया, लेकिन अभी भी ये चीजें हमारी बची हुई हैं। कैश और बैंक तो हमें लास्ट में अकाउंट बनाना ही है, 4th में, ये देखिए ये बनाना है हमें। तो जब ये अकाउंट बनाएंगे तो ये इनका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे लॉसेस हैं, इन्हें हमें पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। और लोन टू पार्टनर का अकाउंट भी हमें बनाना है, हमने 4 अकाउंट बनाने थे, तो ये उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे क्योंकि ये अकाउंट भी हमें बनाना है, ये भी बनाना है लेजर में। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को क्लोज करने के लिए इसे कैसे क्लोज करते हैं? इसे क्लोज करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब पार्टनर्स के, इनका डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये एसेट में लिखे हैं, इन्हें क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे। ए भी है तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यही 2 हमारी हो सकती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए अब बैलेंस शीट में अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो अगला स्टेप है, अगर बैलेंस शीट को देखने पर पता चलता है कि फर्म में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है। अब अगर तो सिंपल कैपिटल अकाउंट्स हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस बना देते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया होता है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होता है। इसका मतलब फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करती है, तो हमें करंट अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा। पहले उनको क्लोज कैसे करते हैं? करंट अकाउंट के सारे बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दो। एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ बी's करंट अकाउंट है, सी's करंट अकाउंट है लाइबिलिटी में, और ए का करंट अकाउंट ये दिया एसेट साइड में, क्योंकि करंट अकाउंट कहीं पर भी लिखे हो सकते हैं, राइट। अब ए बी सी के कैपिटल अकाउंट्स भी हैं, तो यहाँ देखिए ये क्रेडिट साइड में दिए हुए हैं, तो इन्हें क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बी का अगर देखें तो बी's करंट अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल, ऐसे ही सी का करेंगे, बी की जगह आ जाएगा सी's करंट अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल, करंट अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ ए का करंट अकाउंट डेबिट में है, अगर हमें इसे क्लोज करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ मैंने क्रेडिट करा, क्रेडिट कहाँ डालना है, उसके कैपिटल में, तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट। तो ये आपको समझाया गया है कि जब आपके पास बैलेंस शीट में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए होंगे, तो आप करंट अकाउंट को जिसका जो करंट अकाउंट है उसी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा पहला स्टेप था सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना, सारी का मतलब उनको हाईलाइटेड को छोड़कर, आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना हाईलाइटेड पार्ट को छोड़कर, जो मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व और प्रोविजन है तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, राइट। फोर्थ स्टेप था अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है तो करंट अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में, याद रखेंगे, राइट। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो
पार्टनर के लोन अकाउंट को क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट में बेटा आपके पास जैसे लोन लिया भी हो सकता है और दिया भी हो सकता है। अगर लाइबिलिटी में है तो लोन लिया है बी से, ठीक है, और अगर एसेट, ये एसेट साइड है बैलेंस शीट की, तो लोन फ्रॉम ए, लोन टू ए, तो यहां पर हमने ए को लोन दिया है, एसेट साइड में लिखा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लोन अकाउंट बनाने को अगर कहा जाएगा तो हम बनाएंगे, ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोन की पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, यहाँ पर लोन से ए से पैसा लेंगे तो कैश आएगा। तो यह एसेट साइड है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू एज अकाउंट। ये डेबिट था, क्रेडिट होकर खत्म हो गया और कैश में पैसा ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने लोन लिया है तो पे करोगे, तो लोन फ्रॉम बी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ मार्क किया है कि जो लोन होता है पार्टनर से, इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, ये बात याद रख लें। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन के केस में हमें 4 अकाउंट बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ये बताया आपको। अगला पॉइंट आता है 6 पॉइंट, इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आपकी लाइबिलिटी साइड में कोई भी प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व्स है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, तो नेचुरली उसका क्या करते हैं, वो अगर कुछ पड़ा है तो उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दीज अमाउंट्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। तो अभी तक हमने रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर करी है, 3 चीजें, एसेट्स, आउटसाइड लाइबिलिटीज, और उन एसेट्स का रिजर्व्स और प्रोविजन जो बनाया है, लाइक एसेट का रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा, वो ट्रांसफर यहां नहीं होगा पार्टनर्स रियलाइजेशन में, उसका ट्रीटमेंट अलग है। जो मैंने आपको बताया वो बताया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, भाई बहन आप एक साथ जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर से जुड़ा है, तो वो दोनों ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बैलेंस शीट गिवन है और उसमें रिजर्व आपका 75,000 बना हुआ है। इसके अंदर बेटा हमारे 4 केसेस हो सकते हैं, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिक्स मत करिएगा, ठीक है। इसके अंदर केसेस में पहला है इफ देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट, किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा, वर्कर्स ने क्लेम नहीं करा, तो ये सारा पैसा हमारा रिजर्व की तरह हो गया। तो रिजर्व की तरह हो गया तो कहाँ बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अकाउंट। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 75,000, एक इसमें बटेगा, जितने पार्टनर्स हैं उनकी रेशो में बट जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमारा रिजर्व इतना ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला केस आता है आपके पास, अगले केस में है इफ देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। अब लायबिलिटी आई यानी क्लेम है, बट लेस देन द रिजर्व अमाउंट। एग्जाम्पल, क्लेम इज 60,000। अब क्लेम है 60,000 का, रिजर्व में है 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज है, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब 60,000 रुपए तो हमारी लायबिलिटी हो गई ना, आउटसाइड लायबिलिटी, देने ही पड़ेंगे क्योंकि क्लेम है। तो 75,000 में 60,000 हमें देना है, जो कि लायबिलिटी है आउटसाइड वर्कर्स की, तो इसे तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज करेंगे, वहां क्रेडिट था, क्लोज 75 से ही हो जाएगा, डेबिट करेंगे क्योंकि वो अकाउंट तो क्लोज करना ही करना है। इसमें से 60,000 हम रियलाइजेशन में डालेंगे क्योंकि 60,000 का हमारे पास क्लेम आया हुआ है जो कि हमें देना है, तो आउटसाइड लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को तो ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में।
और जो बाकी का 15,000 बच गया, रिजर्व में बच गया, इस पैसे को पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो ये केस था, क्लेम है लेकिन रिजर्व से कम। अगला क्वेश्चन है, क्लेम है लेकिन रिजर्व के बराबर। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगी बेटा, कि जो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में आपने डाला, ये आपकी लायबिलिटी है, इतना क्लेम था, तो जब ये आउटसाइड लायबिलिटी है तो हमें इसे पे भी करना है। तो नेक्स्ट एंट्री अंडरस्टूड है, जो आपको अपने आप करनी है, मैंने बॉक्स में लिखी है, वो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब लायबिलिटी रियलाइजेशन में चली गई तो पेमेंट भी रियलाइजेशन के थ्रू ही तो होगी। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री अंडरस्टूड है, ये तो बताई जाएगी, ये आपको अपने आप करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इफ देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लायबिलिटी है बट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। एग्जाम्पल 75,000 का क्लेम आया और रिजर्व में भी 75,000 है, यानी सारा का सारा पैसा फर्म को, वर्कर्स को देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, इसलिए इसको ट्रांसफर कर दिया। अभी मैंने आपको बताया, जब कोई लायबिलिटी आ जाती है तो उसे पे भी करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 75,000, अब ये क्रेडिट था, डेबिट करा, टू बैंक या कैश 75,000, हम उस लायबिलिटी को पे कर देंगे, हम मतलब फर्म। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, इफ देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व तो 75,000 का था, बट लायबिलिटी क्या है, मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एग्जाम्पल, क्लेम इज 80,000। अब यहां पर वर्कर्स का क्लेम कितना आ गया, 80,000 का। तो बेटा अब हमारे पास तो रिजर्व में सिर्फ कितने पैसे हैं, 75,000, तो हम तो उतना ही रिजर्व वाली जो है उतना ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें रिजर्व का अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट था 75 से, डेबिट करा 75 से, अकाउंट क्लोज हो गया, और ये 75,000 आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व टू रियलाइजेशन हो गया। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो आपने पेमेंट में रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट कितनी करी, 80,000। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, प्लीज बी केयरफुल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू बैंक अकाउंट 80,000। तो ऑटोमेटिकली बेटा आपको 5,000 का लॉस हो जाएगा। जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी ना, तो उसमें अपने आप ये लॉस अपने आप आ जाता है। तो इस तरह से हमारे एंट्रीज और भी हैं, जो कि बाकी की एंट्रीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी तक मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक जितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं वो समझाई हैं। रिमेनिंग एंट्रीज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।